हम्म एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 3। एटम्स क्या होते हैं पता है? जैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है, वैसे ही ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी नॉन लिविंग थिंग, ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। एंड जब हम एटम्स को कंबाइन करते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जस्ट लाइक जैसे सेल्स को कंबाइन करके बनते हैं टिश्यू, सिमिलरली एटम्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है? तो इसके साइंटिस्ट ने जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करी तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत से लॉज बनाए, थोड़े बहुत से प्रोटोकॉल्स बनाए, कंक्लूजन्स करें। ठीक है? तो एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर have always wondered about the unknown and unseen form of matter. Matter क्या होता है? Everything that occupies space. Each and everything that occupies space is called matter. ठीक है? ये कब फॉर्म हुआ था? अराउंड 500 बीसी में मैटर की डिस्कवरी हुई थी, जिसमें एक इंडियन फिलोसोफर था महर्षि कनद, जिसने ये पोस्टुलेट किया था इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, तो हमें अगर किसी मैटर को हम डिवाइड करते रहे कंटिन्यूअसली, स्मॉलर एंड देन स्मॉलर एंड देन स्मॉलर पार्टिकल्स में अगर डिवाइड करते रहे तो अल्टीमेटली एट लास्ट हमें मिलेगा एक एटम, जिसको बोला गया था परमाणु इन हिंदी। इन पार्टिकल्स को, जिन पार्टिकल्स जिसके बाद डिवाइड करने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, सॉरी, दैट इज कॉल्ड परमाणु। फिर एक और इंडियन फिलोसोफर आया, पाखुदा कटियामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter। फिर उसने ये बोला कि ये पार्टिकल्स जो है कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है? जिसको, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर को बना सकते हैं। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर भी होती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. He called these indivisible particles called atoms. उसने indivisible मतलब जिसके बाद further division possible नहीं है, उसको इसने नेम दिया atoms का। तो atoms are the substances which is formed by dividing and dividing and dividing the matter. And the stage comes, finally a stage comes when further division is not possible. And that particle is called atoms. ठीक है? By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements, compounds, and naturally became interested in finding how and why elements combine and what happens when they combine. Then a scientist named Antoine L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing, फिर ये जो साइंटिस्ट है एंटोनी, इसने दो इंपॉर्टेंट लॉज बनाए गए केमिकल कॉम्बिनेशन के। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके उससे रिलेटेड देयर आर टू लॉज। तो देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन व्हिच इज डिस्कवर बाय एंटोने एल लेविजर। क्या थे वो टू लॉज? इसको हम पढ़ते हैं। First is law of conservation of mass. Law of conservation of mass states that कि अगर कोई तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, मान लो दो तुमने सेट लिए, एक एक्स सेट और एक वाई सेट। एक्स सेट के अंदर देयर आर थ्री केमिकल्स, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड लीड नाइट्रेट। वाई एक सेट है जिसके अंदर तुमने तीन सब्सटेंस लिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तुमने क्या किया? इन दोनों को प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर। Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube. Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solution do not get mixed. Put a cork on the flask. फिर क्या किया? ये एक X सॉल्यूशन लिया, ठीक है? X का सॉल्यूशन बनाया। X का सॉल्यूशन कैसे बनाया इसने?
और एक y का सॉल्यूशन बनाया। मतलब इन तीनों में से 5% सॉल्यूशन में वाटर को मिक्स करके, मतलब ये 5% लेके और बाकी वाटर के अंदर मिक्स करके इसने इन तीनों सब्सटेंस का यूज करके एक सॉल्यूशन बनाया, एंड y का भी एक सॉल्यूशन बनाया सिमिलरली। ठीक है, किसी भी एक पेयर का सॉल्यूशन बना दिया इसने। समझ आई बात नहीं आई? प्रिपेयर अ सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर x एंड y। मतलब इसमें से एक लिया और इसमें से कोई भी एक ले लिया, मान लो ये ले लिया, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन बना लिया, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, और फिर मतलब टोटल 2 सॉल्यूशन बने। फिर उन दोनों सॉल्यूशन को इसने एक को x में रखा, सॉल्यूशन ऑफ x, और एक हमने सॉल्यूशन ऑफ y रखा। दोनों आपस में मिक्स ना हो उसके लिए क्या किया, एक को ट्यूब में रखा और एक को डायरेक्टली बीकर में रख दिया। ठीक है, और इसको थ्रेड से हमने कर दिया ताकि वो मिक्स ना हो, और ये 2 टाइप के सॉल्यूशन बना दिए। फिर उसके बाद क्या किया, वेट द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट केयरफुली, नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क सो दैट सॉल्यूशन एक्स एंड, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को दोनों को मिक्स कर दिया, फिर से वेट किया। तो जब इन दोनों में व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क, डू यू थिंक दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन, व्हाई शुड वी पुट अ कोक इन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, डज द मास ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट चेंज, नहीं हुए। जब क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले वेट किया, मतलब x का सॉल्यूशन और y का सॉल्यूशन बिफोर मिक्सिंग देम, उनका वेट किया, और जब उनको आपस में मिक्स किया तब उनका जब मास वेट किया तो दोनों का मास सेम आया। मतलब जब इंडिविजुअली x का वेट किया, मान लो जब इंडिविजुअली x का वेट किया तो 2 ग्राम है, इंडिविजुअली y का वेट किया तब भी 2, उसका मान लो 3 ग्राम है। जब दोनों को आपस में मिक्स कर दिया फिर वेट किया तो टोटल वेट निकला 5 ग्राम। क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शन तो हुई, जब दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली दे विल रिएक्ट विद ईच अदर, बट द टोटल मास विल रिमेन सेम। 2 + 3 5 एंड दिस इज आल्सो 5। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। चेंज हो सकती है फॉर्म, लेकिन मास हमेशा फिक्स रहता है, ना ही उसको हम चेंज कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक वाटर, तुम्हारे पास वाटर है, वाटर के अंदर का वाटर बनाने के लिए जो रेशो होता है वो होता है जैसे H2O है। इसका मतलब है कि H तुमने 2 लिया, H के मॉलिक्यूल्स 2 होंगे और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 1 होंगे, तो 2:1 रेशो है। अगर तुम्हें वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो शुड बी 2:1। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी है तो तुम इसको रेशो को फिक्स रखोगे। जैसे अगर वाटर के 16 है तो ऑक्सीजन के कितने होंगे 8, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी कि ऑक्सीजन के जो होंगे वो हमेशा हाफ है वाटर के या फिर हाइड्रोजन के। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के हमेशा मॉलिक्यूल्स डबल होंगे ऑक्सीजन से, तो अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन 16 है तो ऑक्सीजन 8 होगा, अगर 32 है तो ये होगा 16। तो रेशो हमेशा फिक्स रहना चाहिए, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हमेशा फिक्स रहना चाहिए। 32:16 को अगर हम लोवेस्ट टर्म में करेंगे तो 2:1 ही रहेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass। प्रोपोर्शन उनका फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमोनिया का केस कंसीडर करते हैं तो अमोनिया इज NH3, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशो है वो 14:3 में प्रेजेंट है। लेट्स सपोज मास के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग नहीं, मास के अकॉर्डिंग 14:3 है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशो। तो मतलब नाइट्रोजन हमारा अगर 14 है तो हाइड्रोजन 3 रेशो में है। तो अगर तुम किसी भी कितना भी क्वांटिटी लो, कितना भी अमाउंट लो, तो तुम्हें पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो तुम्हें 14:3 लेना है, तो इसी के हिसाब से लेना है। जैसे तुम 28 अगर होता है नाइट्रोजन का तो हाइड्रोजन का कितना ले लोगे, इंटू 2 किया इसको तो इसको भी इंटू 2 6, तो इसको अगर लोवेस्ट टर्म में करेंगे तो 14:3 ही आएगा।
तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसके अंदर मास इंडिविजुअली जो भी तुमने मास लिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो वो फिक्स रहेगा, प्रोपोर्शन इनका डेफिनेट रहेगा. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक कि इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होता है 1:8. वाटर तब बनता है जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास इस रेशियो में लेते हैं 1:8. यहाँ पे 2:1 मॉलिक्यूल्स का था, मास की बात नहीं हो रही थी. तो इफ आई कंसिडर द मास, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है मास का वो 1:8 है. तो अगर तुम्हारा 9 ग्राम है वाटर, अगर तुम्हें 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन क्या लोगे 8 ग्राम. अगर 2 ग्राम है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना होगा इंटू 2 16 ग्राम. तो देखो रेशियो देखो 2:16, 1:8 ही आएगा. तो हमेशा ही इस तरीके से होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा टोटल वाटर 9 ग्राम है, 9 ग्राम, इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज्ड, तो उसके अंदर 1 ग्राम तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, सॉरी हाइड्रोजन होगा, एंड 8 ग्राम आउट ऑफ 9, 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहेगा. मतलब 1:8 रेशियो में डिवाइड होगा. तो जो डिवीजन है वो कांस्टेंट रहेगी. इस तरीके से दिस लॉ इज कॉल्ड law of constant proportion. The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atoms are given as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter and atoms. His theory was based on the law of chemical combination. Dalton atomic theory provided an explanation for law of conservation of mass. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम साइंटिस्ट की ये आई इन लॉज की एक्सप्लेनेशन. व्हाई? उन्होंने लॉज तो दे दिए, बट साइंस में क्या होता है, हर चीज का रीजन होना चाहिए. व्हाई व्हाई व्हाई, दिस इज द मेन क्वेश्चन. तो जॉन डाल्टन ने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने, जॉन डाल्टन्स के बारे में पढ़ लेना इसकी हिस्ट्री. तो जॉन डाल्टन्स ने क्या एक्सप्लेन किया, उसने ये दोनों लॉज को एक्सप्लेन भी किया. कैसे? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर, these are the different forms of matter, चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो और मिक्सचर हो, is composed of small particles called atom. इन तीनों के अंदर ही सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम कहलाएगा. अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा, कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा, मिक्सचर का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा. The postulates of this theory may be stated as follows. उसने ये बोला, all matter is made up of very tiny particles, जिसको atoms बोलते हैं. Atoms are indivisible. Obviously atoms indivisible होते हैं, जिसको create नहीं कर सकते, ना ही destroy कर सकते. Atoms की definite atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Obviously identical होते हैं. एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम सेम होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम नाइट्रोजन के एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर जैसे भी एटम्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे. अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के अंदर सारे जितने भी एटम्स है वो सेम रहेंगे. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम अलग हो सकते हैं. जैसे अगर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे. उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, उनके मास भी अलग होंगे. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. फिर एटम्स को आपस में कंबाइन करा जाता है एक पर्टिकुलर रेशियो में, जिससे बनता है कंपाउंड. द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. ऑब्वियसली अगर एक कंपाउंड की बात करें, फॉर एग्जांपल H2O वाटर, तो इसके अंदर जो इसका प्रोपोर्शन होगा वो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा. तो दीज आर द पोस्टुलेट्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज एन एटम. एटम क्या होता है, हम बार बार पढ़ चुके हैं. एटम से आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर इनडिविजिबल, जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते. एटम्स का साइज कितना होता है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. 1:,
1/10⁹ मीटर। तो यहाँ पे यू कैन सी कि एटम का साइज अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना होता है, नैनोमीटर्स में होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं ऑब्वियसली। अगर हम हाइड्रोजन के एटम्स की बात करें तो वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। तुम देख सकते हो कितना कम है, 1 मीटर से भी कितना छोटा है। कितना छोटा सोच सकते हो, 1/10⁻10, मतलब 1 को अगर हम 10⁻10 से डिवाइड करते हैं 0.00000001, तो हमारा निकलता है हाइड्रोजन के एटम। मतलब एक जो एंट है, एंट का भी आंट से भी इतने छोटा है। अगर एक सैंड के ग्रेन की बात करेंगे वो इतना साइज होता है, और उसके कंपैरिजन में तुम देख सकते हो कितना होता है। तो ये साइज है किसके, एटम्स के। साइजेस हैं एटम्स के, इनके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो कि आइडिया लगा सकते हो कि एटम्स का साइज कितना छोटा होगा। ठीक है, तो एटम्स का इतना छोटा साइज है, फिर हम क्यों उसका इतना केयर करते हैं? व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम एटम्स के बारे में इतना सब पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि एंटायर वर्ल्ड, आर होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो ऑब्वियसली जहां पे हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, वहां पे ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एटम्स। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। हम देख नहीं सकते एटम को, लेकिन वो है और कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रहा है वट एवर वी आर डूइंग। लेकिन अब काफी सारी टेक्निक्स आ गए हैं जिसमें हम मैग्नीफाइड इमेज भी देख सकते हैं एटम्स की। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक सिलिकॉन का सरफेस है, उसको अगर मैग्नीफाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं, दैट इज द एटम। ये मैग्नीफाइंग इमेज है एटम्स की। आगे बात करते हैं सिंबल्स की। पहले के टाइम पे ये सिंबल्स थे जो कि डाल्टन ने प्रपोज करे थे। हाइड्रोजन का ये सिंबल हो गया, फास्फोरस का दिस, कॉपर का दिस, गोल्ड का दिस, कार्बन का ये सिंबल्स, पहले इस टाइप के सिंबल दिए गए थे। ठीक है, ये डाल्टन्स के अकॉर्डिंग सिंबल्स थे। पहले के टाइम पे ऐसे सिंबल्स थे, अब तो चेंज हो गए ऑब्वियसली। तो हिस्ट्री में डाल्टन्स ने इस तरीके से सिंबल दिए गए थे इसको। ठीक है, देख लेना। उसके बाद IUPAC, nowadays IUPAC name, IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry, approves the name of elements. Many of the symbols are first or two letters word. English के letter से ही हमने symbol देना शुरू कर दिया, किसी का एक किसी के दो। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का H होता है, एल्यूमिनियम का AL होता है। इसमें कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना है। अगर तुम एल्यूमिनियम का सिंबल लिखोगे तो A is capital but L is small, not AL. If you write it as AL, this is wrong. तो symbol of aluminium is capital A and small l. Symbol of cobalt is CO, capital C and small o. तो इस तरीके से सिंबल दिए गए थे। जिंक का सिंबल, from this table you can learn the symbols of each and every element. एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, इस तरीके से सिंबल दिए गए थे। तो इसको यू कैन लर्न। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक मास। ये सिंबल्स वैसे ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे तुम्हें लर्न भी होते रहेंगे। तो इसके लिए वरी मत होना, अपने आप याद हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। आगे बात करते हैं एटॉमिक मास की। ये भी डाल्टन्स ने प्रपोज किया था। Dalton's atomic theory proposed was that of atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of an individual atoms was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combination. फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से एटॉमिक मास को डिस्कवर करा कि जब इतनी बातें हुई मास की, एटॉमिक मास की, जैसे हमने पढ़ा था 9 ग्राम में 1 ग्राम हमारा
हाइड्रोजन होता है एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन वो मास को मेजर कैसे करें, हाउ टू फाइंड द मास, तो उसके लिए साइंटिस्ट काफी इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने अलग अलग रूल्स निकाले। आईयूपीएसी नेम से एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना सीख लिया। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम एटॉमिक मास को फाइंड आउट, वो समझो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, let us take the example of a compound carbon monoxide formed by carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form carbon monoxide. तो कार्बन मोनोक्साइड के अंदर हमारे 3 ग्राम तो कार्बन है एंड 4 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है, और इन दोनों को कंबाइन करके हमारा बनता है कार्बन मोनोक्साइड। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 1 ग्राम में निकालना हो, मतलब 3 ग्राम में 4 ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम में कितना होंगे ऑक्सीजन, 4/3 होंगे। अगर इसको 3 को हम नीचे ले जाए बाय यूनिटरी मेथड, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो वी कैन से दैट कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन। जितना कार्बन का मास है, ऑक्सीजन का 4/3 टाइम्स होगा कार्बन के मास से। तो सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को हम इसके एक यूनिट भी दे देते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, और यू कैन से एएमयू। एएमयू इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU is atomic mass unit, but according to the latest IUPAC recommendation, it is now written as U, unified mass, as equal to the mass of 1 gram, 1 carbon atom. Then we would assign carbon an atomic mass of 1 U, and as possible while searching for various atomic mass 1 U uh, and oxygen an atomic mass of 1.33 U. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near the to whole numbers as possible while searching for various atomic mass unit. Scientists initially took 1/16 of mass of an atom. हाँ, तो देखो बेसिकली ये है क्या, जब हमने आईयूपीएसी कार्बन का मास डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, तो उसने किस तरीके से किया फिर से समझो। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है फॉर एग्जांपल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना। जब इसका एक्सपेरिमेंट किया और कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया, तो उसमें ये नोटिस किया कि जो कार्बन है वो 3 ग्राम है, और मान लो टोटल वेट इसका 7 ग्राम है, तो उसमें से कार्बन हमने 3 ग्राम फाइंड किया और ऑक्सीजन का वेट 4 ग्राम था। मतलब टोटल 7 ग्राम में 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 3 ग्राम तो कार्बन प्रेजेंट है एंड 4 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये लिख सकते हैं। 1 ग्राम, अगर इसको हम 3 को नीचे ले जाए बाय यूनिटरी मेथड, तो आई कैन राइट इट एज 1 ग्राम, 3 को नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो वी कैन राइट एज 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंसिस्ट ऑफ 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और आई कैन राइट इट एज 1 ग्राम सी के अंदर 4/3 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 1.33 आ जाएगा ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसने साइंटिस्ट ने इसको जो यूनिट दी गई वो दी गई यू, ग्राम नहीं बोला। जो एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटम के मास की यूनिट, उसको पहले तो नेम दिया गया था, पहले इसकी यूनिट बोली गई थी AMU। फिर अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन इसकी जो यूनिट है वो U है।
तो हम इसको लिख सकते हैं ग्राम के बदले यू, बात एक ही है, बस इसकी यूनिट चेंज कर दी। तो इसको बोल सकते हैं 1 यू ऑफ कार्बन कंसिस्ट ऑफ 1.33 यू ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मतलब है कि याद रखना, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको हम बोल सकते हैं 1 यू ऑफ कार्बन के अंदर इतने ऑक्सीजन हैं। तो ऑब्वियसली ये हर किसी के लिए है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ना होके अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन के अंदर, एक यू ऑफ कार्बन के अंदर 1.33 यू ऑफ ऑक्सीजन है। यू मतलब ग्राम, यूनिट है बस मास की, और कुछ भी नहीं है। तो हमें पता है कि कार्बन तो ऑलमोस्ट हर पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, बहुत सारे पार्टिकल्स में कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स के अंदर, बहुत सारे कंपाउंड के अंदर तुम बोल सकते हो कार्बन इज प्रेजेंट। तो इसको एक कार्बन को एक वो रेफरेंस की तरह ले लिया कि कार्बन को एक रेफरेंस कंसीडर कर दिया कि 1 यू ऑफ कार्बन के अंदर 1.33 यू ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेकिन इसको, ये 1.33 है, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। तो होल नंबर लेने के लिए, क्योंकि ये होल नंबर नहीं बना ना, 1 यू ऑफ कार्बन के अंदर 1.33 है। अब इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने ये रिकमेंड किया कि हमें क्या लेना चाहिए, होल नंबर कंसीडर करना चाहिए, या फिर इसको अप्रोक्स करके होल नंबर की तरह इसको कंसीडर करना चाहिए। अप्रोक्स तो नहीं कर सकते, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके हमें अप्रोक्सीमेटली होल नंबर में लेके आना चाहिए अपना आंसर। तो while searching for various atomic mass unit, scientists initially took 1/16 of the mass of atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to two reasons. फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा था वो 1/1.33 था, डेसिमल्स में था, तो ये इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं लगा। फिर उसके लिए साइंटिस्ट ने पहले किसको कंसीडर किया, एक दूसरा ले लिया कि 1/16 mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to two reasons. Oxygen reacted with large number of, फिर कार्बन को छोड़ के ना ऑक्सीजन को कंसीडर कर लिया। कैसे, वो देखो, 1 यू ऑफ कार्बन के अंदर हमने निकाला था 4/3 ऑफ ऑक्सीजन, इसके 4/u ऑफ ऑक्सीजन, इसको भूल जाओ और ऊपर ले जाओ। इससे ऊपर पहले हमने क्या किया था, 3 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितना था, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है, अब कार्बन को छोड़ के 1 ग्राम ऑफ कार्बन हमने निकाला था। अब 1 ग्राम ऑफ कार्बन को भूल जाओ, इस 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा वो अगर निकालना है तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना प्रेजेंट है, 3/4 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसको कैसे भी हम लिख सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर 3/4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 3/4 टाइम्स ऑफ कार्बन। लेकिन वही बात है कि पॉइंट में आ रहा था 1.33 आ रहा था, तो साइंटिस्ट ने इसको इजी बनाने के लिए कार्बन के बदले ऑक्सीजन को एक वो बना लिया, एक रेफरेंस कंसीडर करा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, दो रीजन है इसके, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहला रीजन। दूसरा, दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स। अगर मैं 1/16 करती हूँ ऑक्सीजन के लिए, हमेशा 1/16 होगा। अगर ये करते हैं तो इसका ये फायदा है कि होल नंबर में आंसर आएगा, क्योंकि 1/16 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे तो होल नंबर में आएगा। लेकिन उसके बाद however in 1961 for a universally accepted atomic mass unit carbon 12 isotope was chosen as a standard reference। लेकिन उसके बाद काफी चेंजेस हुए, कार्बन कभी ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं जो बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो फाइनली 1961 में यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट आई वो आई कार्बन की, कार्बन 12 आइसोटोप। ये समझने की जरूरत है क्या है कार्बन 12 आइसोटोप। फाइनली इसको चूज किया गया एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। अगर तुम्हें एटॉमिक मास किसी भी चीज का मेजर करना है
तो हम कार्बन, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो एक रेफरेंस चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि किसी के कितने मार्क्स है, ठीक है, तो एक रेफरेंस लेते हैं, किसी के कितनी परसेंटेज आई, तो हम एक रेफरेंस लेते हैं कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, तो उसका एक रेफरेंस ले लेंगे कि जिसके 20 से अबव है तो उसके हिसाब से उसका जो है अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसके 20 से कम है बिलो परफॉर्मेंस है। तो एक रेफरेंस इज मस्ट। तो यहाँ पे जो रेफरेंस लिया गया वो कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया as the standard reference for measuring atomic mass. One atomic mass unit is a mass unit equal to exact 1/12 of mass of one atom of carbon 12. इसका मतलब क्या है कार्बन 12 आइसोटोप का, वो समझ लो। इसको एक रेफरेंस लिया गया, बस ये रेफरेंस है और कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ रेफरेंस। जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट, एक 1 AMU और यू कैन से 1U, क्योंकि यूनिट जो होती है मास की वो U है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट वो किसके इक्वल है, एक कार्बन के 1/12 के। समझ आई बात, कि अगर कार्बन के एटम का मैं 1/12 कर दूं, कार्बन के जो भी एटम, कार्बन का जो भी मास है उसको अगर मैं डिवाइड बाय 12 कर दूं, वो इक्वल है 1 एटॉमिक मास यूनिट के, 1 ग्राम के, और यू कैन से 1 यूनिट के। तो इस तरीके से मेजर करेंगे, हर किसी को तुम मेजर कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये आया, एटॉमिक मास यूनिट निकली। देखो कार्बन को रेफरेंस लिया है, कार्बन 12 ही बोला गया क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेजर किया, इसको बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी सबका भी निकाला गया। तो कार्बन 12 को एक रेफरेंस लेके बाकी सबका निकाला गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा इस फिगर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके 12 पीसेस कर दिए वाटरमेलन के, ये एक वाटरमेलन है, इसमें हमने एक वाटरमेलन के 12 पीसेस कर लिए, इसको बोला जाएगा 1/12। समझ आई? तो इसको तुम बोल सकते हो ये एक कार्बन है, एक वाटरमेलन इज कंसिडर एज 1 कार्बन, और इस कार्बन के जब तुम 12 पीस कर दोगे तो उसमें से जो एक पीस होगा उसको एज अ एक एटॉमिक मास यूनिट लिया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली सब चीजें मेजर करोगे। तो तुम कुछ भी मेजर करोगे तो ये एक स्लाइस ऑफ वाटरमेलन है, मतलब 1/12 है। ये पूरे वाटरमेलन का 1/12 जो होगा उसके अकॉर्डिंगली तुम मेजर करोगे। तो जो भी कार्बन का 1/12 है उसको तुम एक तरफ रखोगे वेट करने के लिए। कुछ भी वेट करते हैं तो रेफरेंस तुम लेते ही हो, नहीं तो तुम किसी चीज का वेट कैसे करो। तो यहां पे एक तरफ रखा कार्बन का 1/12 ऑफ एटम, और दूसरी तरफ जिसको भी तुम्हें मेजर करना है वो कर दोगे। तो इस तरीके से कार्बन को रेफरेंस लिया गया। ये एक 1/12 ऑफ कार्बन है, तुम बोल सकते हो एक स्लाइस ऑफ कार्बन इज, वाटरमेलन इज 1/12 ऑफ कार्बन। तो relative atomic mass of an atom is defined as the average mass of an atom as compared to the 1/12 mass of carbon 12 atom. तो इस तरीके से रेफरेंस लिया गया कार्बन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है।